गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 1 फरवरी 2023 का पेपर अभी हम कर रहे हैं। लिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है और इसके पहले भी जो है हमने बहुत से वीडियोस अपलोड कर रखा है जो कि सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन से ही संबंधित है। वो वे जो है पेपर जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उनके पेपर हैं और साथ में जो है ऑफलाइन एग्जाम्स भी हुए थे उनके पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया है। और जितने भी पेपर्स बचे हुए हैं आगे हम जो है इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। और चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करना ना भूलिएगा। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए पिछले वीडियोस को भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, विकास किससे प्रभावित होता है? तो देखिए, विकास किन किन कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शंस हैं विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो देखिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ जो है आपको 4 कूट दिए गए हैं। इसमें जो है कौन सही है आपको इसका आंसर बतानी है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। विकास को प्रभावित करने वाले कारक अन्य हैं, जैसे कि शारीरिक कारक, मानसिक कारक, ठीक है, और नैतिक, ये सभी जो है विकास जो है ये विकास को जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, बिल्कुल सही। विद्यार्थी के जो व्यक्तिगत अन्य कारक हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं जिससे जो है विकास प्रभावित होता है। जैसे बच्चा जो है उनके पेरेंट्स जो है, हो सकता है उनका जेनेटिकली जो ट्रांसफर है, हो सकता है उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स को यदि वो प्रॉब्लम है तो बच्चा में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो बच्चा का अपना वो व्यक्तिगत एक कारण हो गया जो कि विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो विकास क्योंकि जो है आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हेरिडिटी भी आनुवंशिकता से भी जो है ये इसका जो है इस पे प्रभाव पड़ता है और साथ में इन्वायरमेंट का भी जो है इससे जो है इसमें जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो विकास जो है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से जो है ये इफेक्ट इसका पड़ता है। तो व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं क्योंकि ये जो है आनुवंशिक रूप से जो है ट्रांसफर हुआ रहता है बच्चों में। तो विद्यार्थी के व्यक्ति कारक हो सकता है, ये सही है। स्कूली माहौल से, बच्चे जो जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है उसको एक अलग वातावरण मिलता है, परिवार से जो है अलग मिलता है, समाज से अलग एक वातावरण उससे देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है, मित्र बनाता है और अपने शिक्षकों से बात करना, एक समूह कार्य करना, गतिविधि करना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, बहुत चीज़ों से जो है वो रूबरू होता है और बहुत नए नए चीज़ों को जो है सीख पाता है। तो स्कूली माहौल जो है उसके विकास के लिए बहुत ही प्रभावित करता है, जैसे कि उसका मानसिक विकास में जो है बहुत ही इसका प्रभाव रहता है। और स्कूली माहौल से जो है उसका संज्ञानात्मक विकास में प्रभाव पड़ता है। तो स्कूली माहौल से बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से, तो बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो सबसे पहले जो है परिवार के सदस्यों के बीच में ही रहता है और उसका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो सभी जो है परिवार से ही होता है और समाज से ही होता है। परिवार में जैसे वो पलता बढ़ता है, फिर वो समाज के लोगों से जुड़ता है, ठीक है। और परिवार की यदि बात करें तो परिवार में जब बच्चा का जन्म हुआ तो जो भी वो देखता है उसके जो सदस्य हैं, घर के अन्य सदस्य हैं, उसके पापा है, मम्मी है, दीदी है या भाई है या कोई भी अन्य दादा है, दादाजी हैं, तो इस प्रकार से दादी जी हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है अन्य सदस्यों को देखकर वो कॉपी करने का प्रयास करता है। जो भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो जो है नकल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कोई मेरे जो है पापा कह रहे हैं कोई शब्द जो है जैसे वो सीखने की प्रक्रिया में है तो वो जो है सीख लेता है। तो इसलिए बोला भी जाता है कि बच्चों के सामने जो है हमेशा पॉजिटिव शब्दों का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बच्चों के सामने कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, नहीं तो बच्चा वो सीख लेता है और बार बार रिपीट करता है, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से भी जो है विकास प्रभावित होता है। तो तीनों सही दिया गया है, या तीनों कारक से जो है विकास प्रभावित होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन देख लेते हैं क्या है।
अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही बात है। बच्चा का जो बाल्यावस्था है, उसका जो बचपन है, उसका जो जब जन्म होता है उसके पश्चात जो उसको जीवन जो मिलती है, एक बाल्यावस्था का क्रम होता है, तो उस दौरान जो है उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए, उसको जो है एक सकारात्मक वातावरण दिया जाना चाहिए। वो जो भी अनुभव कर रहा है वो सकारात्मक हो। ऐसा नहीं है कि बहुत जो है वो नेगेटिव लोगों के साथ रह रहा है, नेगेटिव विचारधारा उसमें जो है भरी गई है और नेगेटिव बातों को वो करता है, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है नकारात्मक जो भी अगर बातें कोई ज़रूरी भी है तो बच्चे के सामने नहीं करें, वो जो है उससे अलग हट के करें, या नकारात्मक चीज़ों से जो है बच्चों को दूर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो तभी जाकर जो है सकारात्मक अनुभव उसके जीवन में आएंगे और वे जो है एक सकारात्मक और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला जो है एक अच्छा विचार वाला जो है वो व्यक्ति बन पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, अभिकथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कारण देख लेते हैं। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो बाल्यावस्था जो है सही दिया गया है कि बाल्यावस्था जो है विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है। इसीलिए जो है एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए बिल्कुल सही। बच्चों का जो है संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास जो भी जो है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो जो है बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो इस क्रम में जो है ये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चा जो है उसका जो है अभी सीखने का उम्र है, तो कुछ गलत नहीं सीख ले, गलत विचारधारा उसके दिमाग में नहीं हो, नहीं आ जाए, ठीक है। तो और गलत संगत ना पकड़ ले, गलत जो है मित्रों से संगत करके गलत गलत चीजें ना सीख ले, ठीक है। इन बातों पर जो है एक शिक्षक को भी ध्यान देना चाहिए और साथ साथ में अभिभावक को भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो है जो अभिकथन दिया गया है वो कारण भी जो है इसका सही दिया गया है। तो दोनों जो है सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, बहुत छोटे बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यानी कि बहुत छोटा बच्चा है, उसके समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, सहपाठी समूह समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो देखिए जो बच्चे के लिए जो है परिवार ही प्राथमिक संस्था होता है, क्योंकि सबसे पहले जो है बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है और इसीलिए जो है परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण का जो है यह संस्था होता है। यहाँ पर जो है बच्चा जो है जब जन्म के पश्चात जो भी वो सीखता है, जो भी उसका डेवलपमेंट होता है, वो जो है परिवार में ही होता है। वो तुरंत जो है जन्म के तुरंत बाद तो विद्यालय भी नहीं जाने लगता है, या सबसे पहले समाज के लोगों से बातचीत करना शुरू नहीं कर देता है, ठीक है। तो छोटे बच्चे जब जैसे ही जन्म लेते हैं तो उन बच्चों को जो है परिवार के सदस्यों के बीच में ही रखा जाता है और वे जो है जो भी परिवार के सदस्य बोलते हैं, बात करते हैं, वो चीज को कॉपी करते हैं, नकल करते हैं और सीखने के प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और इसीलिए जो है परिवार को जो है सामाजिक करण का प्राथमिक संस्था कहा गया है। और द्वितीय संस्था जो है विद्यालय है, मीडिया है, ठीक है। और परिवार, दोस्त, आस पड़ोस के लोग, जब परिवार से जब वो निकलता है तो समाज में जाता है, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करता है, मित्र बनाता है, उनसे बातचीत करता है, ये सभी जो है प्राथमिक संस्था है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा परिवार समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो देखिए जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो है इसके 4 अवस्थाएं दी हैं। वो 4 अवस्थाएं जो हैं आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। संवेदीगामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक प्री
ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये चारों स्टेज में जो है कौन सा स्टेज में जो है ऐसा होता है कि बच्चे जो है यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो यह जो है संवेदीगात्मक अवस्था में होता है। बच्चे जो है इतना समझ उनको हो जाती है कि बच्चे कोई भी सामान जो है ओझल हो गया, किसी ने जो है छुपा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है इस अवस्था के अंतर्गत जो है आता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चे जो है संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और प्लीज किसी ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 5 है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन है संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्मकेंद्रीयता, वस्तु स्थायित्व। तो देखिए कंकड़ से जो है बच्चा खेल रहा है। एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह, यानी कि 2-2 कंकड़ है। ठीक है, 2-2 कंकड़ ये हो गए, 2 कंकड़ों के 2 समूह, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया। ठीक है, और हर समूह में जो है 2-2 कंकड़ है। तो इसमें कहा गया है 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं, यानी कि 2 कंकड़ एक समूह में है, 2 कंकड़ एक समूह में है, तो इसे जोड़ा जाएगा तो टोटल 4 कंकड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। तो बच्चों को जो है ये समझ आ गया है इस आ, आ, इस आ, कि बच्चों को जो है ये समझ आ गया है कि इतना कंकड़ जो है तो इसे जो है मिलाया जाएगा तो इसका जो है 4 कंकड़ का एक समूह बन सकता है। तो वे जो है मात्रा को पहचानने में सक्षम हो गया है। ठीक है, इसका यही मतलब है कि बच्चा जो है अब मात्रा को पहचान सकता है, उसे जो है मात्रा को पहचानने में परेशानी नहीं है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संरक्षण। ठीक है, और इसमें जो है बच्चा क्या करता है कि बच्चों को जो है मात्रा की समझ जो है उसमें हो जाती है। और केंद्रीकरण की यदि बात करें, केंद्रीकरण इसमें नहीं होगा। केंद्रीकरण में जो है बच्चा जो है मात्रा को पहचानने में सक्षम नहीं होता है। केंद्रीकरण से संबंधित भी जो है बहुत बार प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो केंद्रीकरण में जो है जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक चौड़ा ग्लास है, एक चौड़ा ग्लास है और एक जो है लंबा ग्लास है। ठीक है, एक लंबा ग्लास है, तो इसमें जो है क्या किया गया कि पानी जो है दे दिया गया बच्चों को, और या नींबू पानी दे दिया गया, जूस दे दिया गया। ठीक है, तो जब चौड़ा बर्तन में जो है उतने ही मात्रा में, मान लीजिए 50 ml जो है जूस है, तो उसे जो है चौड़ा बर्तन में जब रखा गया तो वो जो है इतना तक आया, और जब लंबा ग्लास में रखा गया तो वो जो है ऊपर तक चला आया। तो जो बच्चा होता है उसे जो है कौन सा जो है वो लेता है, कौन सा जो है उसको अधिक जो है पसंद आती है, कौन सा जो लेने के लिए जिद करने लगता है। ठीक है, तो वो जो है लंबा ग्लास ही चूज करता है, क्योंकि उसको लगता है कि लंबा ग्लास में जो है अधिक जूस है, और जो ये चौड़ा वाला ग्लास है इसमें जो है जूस कम है। तो और अधिकतर बच्चों के साथ यही होता है। आप अपने घर में आपके बच्चे होंगे, भतीजा भतीजी या भांजा भांजी जो भी होंगे, आप देखिएगा वो बच्चे जो है, यदि आप एक चौड़ा ग्लास में दे दीजिए जूस, एक उतना ही मात्रा का, उतना ही ml जो है आप दूसरे जो है ग्लास में दीजिए जो लंबा होगा। तो जो लंबा वाला ग्लास होगा वो वही चूज करेंगे। ठीक है, तो यह जो है केंद्रीकरण में जो है ऐसा होता है, बच्चों को जो है केंद्रीकरण को केंद्रीयता का जो है दर्शाता है। ठीक है, तो बच्चे जो इसमें क्या होता है मात्रा को समझ नहीं पाते हैं, उनको जो दिखता है उन्हें लगता है वही जो है उसमें जो है ज्यादा है। तो इस प्रकार से भी जो है प्रश्न इस टाइप का पूछे गए हैं, आपके सीटेट परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर होगा केंद्रीकरण अर्थात केंद्रीयता। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा संरक्षण, क्योंकि इसमें जो है बच्चा जो है
मात्रा को समझने में सक्षम है। वो जो है गिनती के माध्यम से जो है वो समझ सकता है कि दो कंकड़ों का दो समूह जो है यदि मिलाया जाए तो 4 कंकड़ों का एक समूह बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कॉल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। तो देखिए, लॉरेंस कॉल्बर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने जो है 3 जो है चरण दिए हैं, जिसके हर एक के जो है 2-2 स्तर हैं, जिसमें जो है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ठीक है। और ये तीनों में जो है 2-2 अलग-अलग स्तर हैं। तो इसमें जो है कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा? इसमें जो है जो निशा है अपना गृह कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि उसे जो है गृह कार्य पूरा यदि नहीं होता है तो उसे जो है अध्यापिका जो है क्या करेंगे, क्लास में जो है उसे शर्मिंदा करेंगी, ठीक है। तो वो जो है इस चीज से बचने के लिए जो है वो अपना कार्य को कर रही है। अगर इस टाइप का माहौल क्लास में नहीं रहता तो वो अपना गृह कार्य नहीं करती, वो अपना होमवर्क नहीं करती, ठीक है। तो क्या किस जो है नैतिक विकास के चरण को यह दर्शा रहा है? तो यह जो है दर्शा रहा है परंपरागत स्टेज को, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज को, अर्थात परंपरागत जो है स्तर है उसी को जो है दर्शा रहा है। इस स्तर में बच्चा जो है समाज के नियमों को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत, ठीक है, परंपरागत चरण। ऑप्शन सेकेंड जो है हो जाएगा। यह जो है इस तरह का तर्क जो है परंपरागत चरण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के लिए विकास पर पड़ने वाला प्रभाव की व्याख्या करता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था ये किस मुख्यतः डैश के डैश विकास पर पड़ने वाला। देखिए, तो ऑप्शन है जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक, आरोपण प्रतिरूप, नैतिक, सांस्कृतिक उपकरणों, संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड, व्यवहारात्मक। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले जो प्रभाव है इसकी व्याख्या किया था, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सांस्कृतिक उपकरणों के विकास पर पड़ने वाले, माफ कीजिएगा, सांस्कृतिक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने जो है स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है। स्कैफोल्डिंग के अनुसार स्कैफोल्डिंग जो है बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा, या किसी भी जो कोई भी व्यक्ति है जो उसे जो है ज्ञान है वो जो है दूसरा बच्चा को जो है वो ज्ञान दे सकता है, तो चाहे वो उसका सहपाठी हो या शिक्षक हो या अभिभावक हो, तो वे जो है उसको जो है स्कैफोल्डिंग प्रदान कर सकता है, पाठ प्रदान कर सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है कोई समस्या को समाधान करने का प्रयास कर रहा है, या कोई बच्चा जो है कुछ, मान लीजिए छोटे बच्चे का यदि एग्जाम्पल ले लें, तो छोटा बच्चा जो है अभी चित्र एक बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें हो सकता है वो एक घर का चित्र बनाने का प्रयास कर रहा है। तो उस समय जो है उसके जो है कुछ जो है दिक्कत हो गई है, मान लीजिए उसे खिड़की बनाना नहीं आया, तो खिड़की बनाना नहीं आएगा, मान लीजिए इसे घर बना रहा था, खिड़की जो है उसे बनाना नहीं आ रहा है, दरवाजा बनाना नहीं आ रहा है, तो एक शिक्षक जो है क्या करेंगे, इशारे के तहत जो उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से बनाओ, एक स्क्वायर शेप बना लो, इस तरह से बोलकर या संकेत देकर, ठीक है, जो है वो सिखाने का प्रयास करेंगी। तो ये जो है उन्होंने कहा था, ये सिद्धांत उन्होंने दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, कि बच्चों को जो है इशारों द्वारा, संकेत द्वारा उन्हें जो है मदद किया जाना चाहिए, जो भी उन्हें पर जहाँ भी उन्हें कठिनाई हो रही है अधिगम करने में, सीखने में। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
कभी भी विद्यार्थियों के बीच जो है सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो प्रतिबंध लगाना चाहिए कहा गया, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों का जो है बल्कि उनके बीच में जो है सहभागिता बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए चर्चा करने के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, एक घर बनाना नहीं आ रहा है एक बच्चा को, तो उसका सहपाठी है, उसका जो मित्र है, वो उसे जो है चर्चा करके बता सकता है कि इस तरह से जो है घर जो है बनाया जा सकता है, इस तरह खिड़की बना लो, इस तरह से इसका दरवाजा बना लो, वो जो है उस तरह से उसका मदद कर सकता है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों को पूर्ण अहस्तक्षेप की प्रणाली अपनाना चाहिए। ये भी गलत होगा क्योंकि विद्यार्थियों का जो अधिगम प्रक्रिया है उन्हें जो है वयस्कों को अहस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए कहा गया। नहीं, अहस्तक्षेप की प्रणाली नहीं अपनानी है, बल्कि उन्हें जो है जहाँ भी कठिनाई आ रही है, जहाँ भी वो त्रुटि कर रहे हैं, उसे सुधार करने में उसे मदद करना चाहिए और उन्हें जो है समझा सकते हैं यदि वो कोई कुछ किसी कॉन्सेप्ट को, कोई अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, तो उसे जो है उस अवधारणा को क्लियर करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। और उसे जो है सिखाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ भी वो गलती कर रहा है वहाँ पे जो उसे बताना आवश्यक है। तो बिना जो है वयस्कों के हस्तक्षेप के जो है वो अधिगम जो है अच्छे से नहीं कर पाएगा बच्चा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन 4। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन देने से जो है वो और बच्चा जो है डिमोटिवेट हो सकता है और जो है अभी प्रेरित इसके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो उसे जो है ऐसा नहीं करना है, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना है, परेशान नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करना चाहिए। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो है एक अध्यापिका को जो है संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए, यानी उसे जो है जो भी परेशानी आ रही है उसे जो है उससे करने में मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है बच्चे जो है एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, सहभागिता लेते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, समूह बनाते हैं, समूह में जो है गतिविधियां होती है। जो प्रगतिशील कक्षाएं होती हैं बाल केंद्रित होती हैं, न कि शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। तो जो प्रगतिशील कक्षा में जो है निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो ऑप्शन है अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के लिए तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा है इसमें जो है जो अध्यापिका चयनित करेगी वही पढ़ाने का तरीका जो है नहीं अपनाना चाहिए। हो सकता है उनका जो है तरीका से बच्चे जो है नहीं समझ पा रहे हों, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। तो अध्यापिका द्वारा चयनित जो तरीका है, जो उनका जो पढ़ाने का ढंग है, हो सकता है बच्चे जो है इसे नहीं समझ पाए, उसके लिए जो है कुछ अलग तरीका से कुछ अलग एक्टिविटी कराकर वो यदि पढ़ाती हैं तब जाकर जो है बच्चे समझे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और प्रगतिशील कक्षा में जो है बच्चे खुद से करके सीखते हैं, उन्हें जो है गतिविधियां करने में अधिक इन्वॉल्व कराया जाता है ताकि वे जो है अपना विकास कर सके। खुद से करके सीखने से जो है वो बहुत कुछ जो है ऐसे ही सीख जाते हैं। और ग्रुप वर्क करने से, समूह कार्य करने से जो है बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसे ही वो जो है बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। पाठ्यक्रम को पूरा करने को, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है सिर्फ पाठ्यक्रम जो है सिलेबस जो है उससे पूरा करने में पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बच्चों का जो है क्या इंटरेस्ट है, उनकी जो है क्या प्रतिभाएं हैं, उन पर भी जो है फोकस किया जाना चाहिए। और कोई बच्चा को जो है सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कोई बच्चा को जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कोई किसी को नृत्य करने में जो है अधिक जो है रुचि है, तो ऐसे स्थिति में जो है उनकी जो टैलेंट है उसको जो है और निखार जो है उसमें लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और इसके लिए अनेक जो है गतिविधि कराया जाना चाहिए, अनेक जो है प्रोग्राम कराया जाना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीखें और अपनी उनकी जो टैलेंट है उस पर और निखार लाया जा सके। तो
इसका जो है सिर्फ पाठ्यक्रम पर फोकस करना ये गलत होगा, ठीक है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, तो परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ परीक्षा में जो है बच्चे जो अच्छा अंक लाया वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो बच्चा जो है कम नंबर लाया वो जो है किसी काम का नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, और इस प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के मतों और अनुभवों को, बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी के मत हैं और उनके जो अनुभव हैं, उनके जो दैनिक जीवन के अनुभव हैं, या जो भी उन्होंने जो है अपने जीवन में अनुभव उनके पास है उसको शेयर किया जाना चाहिए, उससे रिलेट करके जो है चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। और एक प्रगतिशील कक्षा का जो है यह गुण होता है कि उसमें जो है विद्यार्थी जो चाहते हैं और जो उनके लिए जो है अधिगम के लिए जो है आसान प्रक्रिया होती है और उनके लिए जो सही होती है उसी चीज को अपनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 है। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया था, और कौन सा जो है कथन सही दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। तो बुद्धि लब्धि जो है, क्या सब कोई व्यक्ति जो है आगे भविष्य में सफल होगा या नहीं होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। भले इसे समाज में लगाया जाता, समाज में हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है टैलेंटेड है, शुरू से ही पढ़ने में उसका मन लगता है और अच्छा नंबर लाता है, अच्छा अंक लाता है, तो कोई बोल देता है कि आगे चलकर जो है इसका जो है भविष्य में जो है बहुत सफल व्यक्ति बनेगा, सफल जो है सक्सेस को जो है प्राप्त कर लेगा। लेकिन देखा जाए तो जरूरी नहीं है जो अनुमान लगाया जाता है वह सही हो जाए, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि जो है किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है, नहीं होगा ये, ठीक है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि जो है वातावरणीय कारकों द्वारा एकदम प्रभावित होती है। जो भी जो है हम वातावरण में रहते हैं उसी तरह से जो है हमारी मानसिकता बनती है, उसी तरह से जो है हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाते हैं। यदि हम नकारात्मक पर्यावरण में रह रहे हैं, नकारात्मक वातावरण हमें मिली हुई है, तो ऐसे में जो है हम आगे जो है बढ़ नहीं पाते हैं, उन्हीं चीज़ों में जो है फंस के रह जाते हैं और जो है आगे के लिए जो है सोच नहीं पाते हैं, तो प्रभावित होती है वातावरण से, तो ये गलत है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, ये सही है कि अलग अलग व्यक्ति का जो है बुद्धि का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर ने जो है यही कहा था कि व्यक्तियों में जो है विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसमें सही है। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। क्या सामूहिक परीक्षण लेकर जो है आप विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर को माप सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार के कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुधारित करता है? ऑप्शन है मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। तो देखिए इसमें पूछा गया है प्रश्न में, जो सिद्धांत दिए गए हैं, समकालीन सिद्धांत जो दिए गए हैं उसके अनुसार जो है किस प्रकार का कक्षा माहौल होना चाहिए ताकि जो है बच्चे जो है अच्छे से अधिगम कर सके और ज्ञान जो है वो ले सके। तो मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण सबसे सही जो है यही दिख रहा है इसमें। और क्योंकि जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि बच्चों के क्लासरूम में या जो स्कूल की दीवारें हैं वहाँ पर जो है विभिन्न कहानियाँ उकेरी गई है, या क्लासरूम में जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं और विभिन्न ज्ञान की चीज़ें जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, तो बच्चे जो है देख कर भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। वो बच्चे जो है क्लासरूम में जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ABCD लिखा हुआ है, पहाड़ा लिखा हुआ है, और कहानी जैसे कि कौवा का कहानी है, घड़ा वाला वो वाला जो है चित्र के माध्यम से उकेरी गई है, या बंदर का कहानी है उसको जो है उकेरी गई है। तो ये सब जो है देख कर ही समझ जाते हैं कि इस तरह से बंदर
कौवा जो है कौवा को प्यास लगा था और घड़ा के पास आया, पानी कम था तो उसने जो है कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया तो उसने जो है आराम से पी लिया। तो इस प्रकार से जो है कहानी को जो है उकेरी जा सकती है चित्रों के माध्यम से, जैसे कि गेट पर जो है हो गया, या विद्यालय के दीवार होते हैं वहां पर, या कक्षाओं में जो है उकेरी जा सकती हैं। अनेक प्रकार के जो शिक्षा से संबंधित चीजें हैं, जो ज्ञान से संबंधित चीजें हैं। तो मुद्रण संपन्न होना चाहिए, संसाधन परिपूर्ण होना चाहिए। तो बच्चे को देखिए, कुछ बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर भी जो है अब कंप्यूटर शिक्षा बहुत ही आवश्यक हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत डेवलप कर रही है। तो हम एक एग्जाम्पल ले ली सिर्फ कंप्यूटर का ही, तो देखा जाए तो कंप्यूटर जो है स्कूल में पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर को ही जो है खुद नॉलेज नहीं होता है कैसे जो है कंप्यूटर ऑपरेट होती है, कैसे जो है चलाया जाता है, इसके किससे कैसे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और संसाधन जो भी आवश्यक संसाधन है वो उसका जो है परिपूर्ण होना चाहिए। और मान लीजिए कंप्यूटर शिक्षा देने अनिवार्य सरकार ने कर दिया, लेकिन कंप्यूटर जो है अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। या जैसे कि बहुत सारे जो है स्कूल्स में सरकार द्वारा नियम लाया गया था कि एलईडी जो है दिया गया था सरकारी स्कूल में, वहां पर जो है उसका यूज नहीं होता है, या बहुत दिन से खराब पड़े हुए हैं, या बच्चों को जो है उसका यूज नहीं हो रहा है, उससे जो है कुछ दिखाया नहीं जाता है, तो उस बच्चे उससे पढ़ नहीं रहे हैं, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो किसी का है भी तो रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के शिक्षकों को ऑन भी करना नहीं आता है, चलाना भी नहीं आता। इस प्रकार के भी जो है शिक्षक हैं जिन्हें जो है बहुत सारी चीजों टेक्नोलॉजी से जो है वो जुड़े हुए नहीं है। और संसाधन जो है भरपूर होना चाहिए, जो भी बच्चों को सीखने के आवश्यक संसाधन है वो जो है विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए, तभी जाकर जो है जो कक्षा इस प्रकार का जो होगा जिसमें संसाधन होगा, जिसमें ब्लैक बोर्ड होगा, चौक होगा, ठीक है, या अन्य जो भी बच्चों को पुस्तक की आवश्यकता है, बेंच डेस्क की आवश्यकता है। मान लीजिए बैठने का ही संसाधन नहीं है, वहाँ पे बच्चे जो है बोरा पर लेकर आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, ठंडा के दिन में उन्हें परेशानी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है संसाधनों की कमी नहीं होना चाहिए, संसाधन जो है भरिपूर्ण होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 1 ही सही हो जाएगा। भययुक्त और धमकी भरा नहीं होना चाहिए, बच्चों को डरा कर जो है सिखाया नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार से जो है एक शिक्षक को उनसे बातचीत करना चाहिए, और ताकि वे जो है आगे जो है सीख पाए और अपनी बातों को जो है खुलकर शिक्षक के सामने रख पाए। अगम्य बहिष्कारी नहीं हुआ, उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। जेंडर, तो जेंडर क्या है? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जेंडर एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो देखिए लिंग जो है वो जो है वंशानुगत कारकों से जो है वो निर्धारित होती है, लेकिन जो जेंडर है यह जो है समाज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यह जो है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान देंगे। जो भी जो है ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। जेंडर क्या है, ठीक है। लिंग जो है यह आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है। और जो जेंडर होता है यह जो है समाज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इसे जो है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में किस वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन है समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लाक्षणिक प्रकार्यता। ये जो है ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है कोई वस्तु जो है अवेलेबल नहीं है, उस स्थिति में जो है आप कोई चिन्हों को दर्शाकर जो है बच्चों को सिखा सकते हैं और अपना जो है काम कर सकते हैं। तो लाक्षणिक प्रकार्यता इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है?
तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये बहुत ही जो है प्रभावी होता है, ठीक है, और ये जो है अच्छा माना जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें जो है देख लेते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो है क्या आंसर हुआ देख लेते हैं। विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, क्या बच्चों को जो है यह असफलता का भय पैदा करता है? नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने के लिए जो है मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय में उनके लिए निर्दिष्ट करने के लिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन जो होती है, इसमें जो है विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो बच्चा जो है कितना प्रगति कर रहा है, वो जो है कितना जो है सीख पा रहा है, कितना किन चीज़ों में जो है वो कमज़ोर है, वो नहीं समझ पा रहा है, उस चीज़ पर जो है फोकस किया जाता है, उस चीज़ों को जो है पता लगाया जाता है इस मूल्यांकन के द्वारा, रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा, और उन्हें जो है उसका जो भी उसका उपचार है, जो भी उसका जो है किस तरह से जो है उसे ठीक किया जा सकता है, किस तरह से जो पूरा तरह से सीख पाए, इसके लिए जो है कार्य किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा का जो है अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें जो है तदनुसार जो है सहायता प्रदान की जा सके। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिककरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे जो है बच्चों को जो है एक शिक्षक के रूप में आपको जो है क्या करना है, उन्हें जो है आपस में बातचीत करने देना है, चर्चा किसी विषय पर यदि चर्चा करें तो चर्चा करने देना है, संवाद करने देना है। भले ही शोरगुल हो कक्षा में, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें जो है एक दूसरे से चर्चा, कोई भी बहस कर रहे हैं, कोई भी विचारों के बारे में विचार जो है वो अपने एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है करने देना चाहिए, इसे जो है और बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि अनुशासन में रहो, शांत रहो, नियम का पालन करो। इस प्रकार से जो है कठोर अनुशासन में जो है उन्हें नहीं रखना चाहिए। एक शिक्षक को जो है लचीला होना चाहिए, और तभी जाकर जो है बच्चे आपस में जो है इंटरैक्ट करके सीख पाएंगे। कारण है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। नहीं, ये गलत है। जो भाषा विकास है और संज्ञानात्मक विकास जो है ये एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जो भी बच्चे विचार करेंगे वही जो है वो अपने भाषा में, अपनी बोली में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों जो है, जो संज्ञानात्मक विकास है और जो भाषा का विकास है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे से ये अलग हो ही नहीं सकता। तो कारण जो है इसमें गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका कूट में आंसर। ये दोनों सही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत नहीं है, अभिकथन सही दिया गया है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ये सही दिया गया है लेकिन आर गलत है। तो शुरू करेंगे ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर, और ये जो है 1 फरवरी 2023 का पेपर का होगा। जितने भी ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि सीटेट जुलाई 2025 जो पेपर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हमने बहुत से पेपर को जो है कवर कर लिया है। बहुत से पेपर के सीडीपी और ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे। तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए और वीडियोज को जो है जरूर देख लें। और साथ में लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें जो है हमने बीपीएससी टीआरई 4 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा, या बीपीएससी या किसी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करके जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं उन सभी वीडियोस को देख लें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रुप लीडर की जो है क्या भूमिका होना चाहिए जब जो है पर्वतारोहण के लिए जो है बच्चे या जो भी सदस्य आपके साथ जो लोग गए हैं उनका जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप जो है ग्रुप लीडर है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इसलिए पूछा गया है क्योंकि यदि आप शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक का भी जो है एक लीडर की भूमिका उसका होता है। कोई भी प्रोग्राम है स्कूल में होने वाली है या कोई भी गेस्ट आने वाले हैं, कोई जो है ऑफिसर आने वाले हैं या कोई बड़े जो है अतिथि के रूप में जो है कोई मुख्य अतिथि के रूप में जो है कोई सदस्य आने वाले हैं स्कूल में, तो इससे ऐसे समय में जो है किस प्रकार से जो है लीडिंग किया जाए, एक शिक्षक का ही जो है ये कार्य होता है। या कोई प्रोग्राम है, कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो गया या गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर जो है कोई प्रोग्राम होने वाला, झंडा फहराने वाला प्रोग्राम होने वाला है, तो इस स्थिति में जो है क्या किया जाता है कि एक शिक्षक को ही जो है जिम्मेदारी दी जाती है ये सभी लीड करने के लिए। तो एक लीडर की जो है गुण होना चाहिए एक शिक्षक में, ठीक है। तो इसी के लिए जो है इस प्रकार के जो है प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर, तो क्या जिम्मेदारी होना चाहिए पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर का? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, बिल्कुल सही बात है। जो आप जो है ग्रुप लीडर हैं, किसी जो सदस्य हैं उन्हें, कोई सदस्य जो आपके मित्र हैं या कोई भी अन्य जो आपके साथ जा रहे हैं, उन्हें जो है यदि कोई सामान उठाने में परेशानी हो रही है तो आप उनका मदद कर सकते हैं, उन्हें जो है सामान उठाने में सहायता करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऑप्शन ए राइट है। अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्य को अपने पीछे चलाना, नहीं। आप ग्रुप लीडर हैं तो आपको जो है सबके ऊपर ध्यान देना आपकी जो है जिम्मेदारी होगी। यदि आप सबसे आगे चलेंगे तो पीछे जो है कौन आ रहा है, कहीं कोई रुक तो नहीं गया या कोई थक कर जो है कोई बैठ तो नहीं गया है या छूट तो नहीं जाएगा, तो इन पर जो है आपको विशेष ध्यान देना रहता है। तो आप सबसे आगे नहीं रह सकते आपको, बल्कि जो है सबसे पीछे चलना है, ठीक है। सबसे पीछे चलना है आपको और जो है जो भी सदस्य जो है आपके साथ हैं उनको जो है आपको ध्यान देना है। और तो ये जो है ऑप्शन गलत दिया गया है। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही। तो पर्वतारोहण के दौरान जो है जो उन्हें जो है थक जाएंगे तो उन्हें जो है कोई एक स्थान ढूंढना जहाँ पर जो है वो आराम कर सके, और ये जो है आपकी जिम्मेदारी होगी। और उनका जो है भोजन का व्यवस्था करना, वो क्या खाएंगे ताकि उनका जो है एनर्जी बना रहे और वे जो है उन्हें जो है चढ़ाई करने में कठिनाई नहीं आए। तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ये भी सही दिया गया है। और आगे देखते हैं। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना, तो ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि जब रोहन के आप ग्रुप लीडर हैं, ठीक है, तो वो पर्वत चढ़ने के लिए गए हैं। तो ऐसे में जो है कोई इसका फिक्स तरीका नहीं होता है कि इसी प्रकार से जो है चढ़ना है। किसी प्रकार से वो चढ़ रहे हैं लेकिन चढ़ तो रहे हैं ना, तो आप इन्हें जो है रोकने के काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, जो साथी बीमार है उनका ध्यान रखना, बिल्कुल सही। आप ग्रुप लीडर है तो आप ही का ये जिम्मेदारी बनता है कि जो है आपके साथ जो साथी जा रहे हैं उनमें से कोई एक बीमार पड़ गया या कोई भी सदस्य जो है उनमें से बीमार पड़ गया तो आपका जो है ये जिम्मेदारी बनता है कि आप उसका ध्यान रखें। तो इसमें जो है देखिए ये सही था, ये भी सही था, ये गलत था, ठीक है। तो ए सी इसमें राइट हो जाएगा। ए सी ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ACE। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्रण छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। तो देखिए पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। तो देखिए जो कक्षा 5 की पुस्तक है इसमें गोलकुंडा के किले का जो है मानचित्र दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है एक बच्चा ने क्या किया, सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। पैमाना 1 सेंटीमीटर कितना दिया गया है, 110 सेंटीमीटर, 110 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो 9.8 सेंटीमीटर जो है एक बच्चा ने मापी है फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजे के बीच की दूरी। तो दूरी जो है दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 9.8 और एक 9.8 है, ठीक है।
1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर, ठीक है। तो 9.8 सेंटीमीटर मापी है, ठीक है। तो 9.8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 इंटू 9.8, तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका आ जाएगा 1078, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और उसके पश्चात जो है किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा 1.078 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती है। गोवा और पुदुचेरी, तो देखिए भारत को जो है प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है तीनों ओर से जो है यह समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे तीनों ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस तरफ जो है अरब सागर है, ठीक है, और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो है पूछे गए हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए मैप को देखा जाए तो तीन तरफ से जो है ये घिरा हुआ है समुद्र से। तो यहाँ पर जो है अरब है, अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, आप समझ जाइए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती है। नहीं, पुदुचेरी जो है वो इधर है, तमिलनाडु की तरफ इधर है, ठीक है, और गोवा जो है इधर है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। और गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है। नहीं, यहाँ पे देखिए ये जो है गोवा जो है अरब सागर में है और जो पुदुचेरी है ये बंगाल की खाड़ी में है, ये भी नहीं होगा। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है, उल्टा दिया गया है, ये भी नहीं है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, ठीक है। पुदुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। ऑप्शन 4 ही इसमें करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पुदुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है और जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो और समुद्र के तट पर जो बसे हुए स्थान है, इसे जो है जो स्थान रहते हैं उसे तटवर्ती कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पुदुचेरी जो है यह कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर, और जो गोवा है यह जो है अरब सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। तो लिंग से संबंधित जो है क्या गलत धारणा है, देख लेते हैं ऑप्शंस को पहले। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, यह महिलाओं के विषय से संबंधित है, यह एक सामाजिक ढांचा है, वह प्रकृति में गतिशील है। तो देखिए लिंग के विषय में लिंग संबंधी विषय से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यह महिलाओं के विषय से संबंधित है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है। तो तेल का जो है क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ऑप्शंस देख लीजिए स्क्रीन पर। ऑप्शंस हैं असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो है कौन से वो 4 राज्य हैं या 3 राज्य हैं जिसमें जो है जिसमें जहाँ जो है तेल पाए जाते हैं, तेल का क्षेत्र है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 असम। असम का डिगबोई आपने सुना होगा, ठीक है, और यहाँ पे तेल कारखाना है, ठीक है। और गुजरात और महाराष्ट्र में भी जो है ही, और आंध्र प्रदेश में भी। तो ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जहाँ राज्यों का समूह है जो तेल क्षेत्र है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 66 है, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अलग अलग जो देखिए यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर इसका बतानी है आपको, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जैसे कि
जैसे कि आसाम में जो है घर थोड़ा ऊंचाई पर बनाई जाती है, क्योंकि वहां पर जो है बाढ़ की समस्या होती है, और बांस के खंभों के ऊपर जो है घर को बनाया जाता है। और उसी प्रकार से जो है जो मैदानी इलाका है वहां पर जो है आपको जो पक्के के घर देखने को मिलेंगे, या जो भी मिट्टी के घर है उन्हें देखने को मिलेंगे। राजस्थान जहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पे मोटी परत वाली मिट्टी का जो है घर बनाए जाते हैं, ताकि गर्मी से बचा जा सके। कटीली झाड़ी वाले छत होते हैं उनके, ठीक है। तो किस घरों के बारे में जो है वर्णन दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उन्हें आपको विचार करके कूट में आंसर इसका आप सभी को बताना है, ठीक है। तो कूट दिए गए हैं, तो इसका जो है देख लेते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन है, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तु को रखा जाता है। बिल्कुल सही है। जो लेह है, हाँ, यह जो है लद्दाख का लेह, ठीक है। लद्दाख में जो है वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, आपको भी पता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हमेशा जो है कम रहता है। तो लेह में जो है क्या होता है कि 2 मंजिला घर बनती है। वहाँ के घर किस प्रकार के होते हैं, 2 मंजिल का घर बनाए गए रहते हैं, और निचली मंजिल में जो है खिड़कियाँ वगैरह नहीं होती है, ठीक है। निचली मंजिल जो होती है उसमें जो है सामान को बस स्टोर किया जाता है, ठीक है। सामान को बस स्टोर करने के लिए रखा जाता है, और खिड़की वगैरह नहीं रहती है, एक दरवाजा रहता है, ठीक है। अंदर जाने के लिए खिड़की वगैरह नहीं रहती है। यहाँ पर स्टोर रूम बनाया गया रहता है, ठीक है। स्टोर रूम, ठीक है। यहाँ पे स्टोर किया जाता है सामान को, या अन्य जो भी सामान है उससे जो है स्टोर किया जाता है। और फर्श जो होती है इनकी, वो लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है। और निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि स्टोर रूम होता है, यहाँ पे आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट है। हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है बांस के घर जो है बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, गलत है, क्योंकि असम में जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि असम में जो है बाढ़ की समस्या बहुत होती है, तो इसी कारण से जो है वहाँ का जो है खंभों पर जो है उन्हें घर बनाना रहता है। जंगली जानवर से बचना भी एक जो है कारक रहता है यहाँ पे। तो ऑप्शन सेकंड गलत है। राजस्थान के गाँव के लोग कटीली झाड़ियों की छत वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। बिल्कुल सही, मैंने अभी भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था आपसे कि जो उनके जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती है, और मिट्टी के घर होती हैं, और ये जो मोटी मोटी दीवारें होती हैं मिट्टी की, ताकि जो बहुत ही टेम्परेचर हाई होता है, मरुस्थल है राजस्थान में, तो इसीलिए जो है जो ताप है, हीट से बचने के लिए जो है मोटी दीवारें वाले घर जो है बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर बनाए गए रहते हैं। तो मिट्टी के घर जो है ठंडे अंदर जो है होते हैं, तो इसलिए जो है इस तरह का घर का जो है निर्माण किए जाते हैं। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। नहीं, और ये ऐसा नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हाउस बोट में रहते हैं, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो सही कथन जो है इसमें ए और सी दिया गया है, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ए और सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 67 देख लेते हैं। ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो देखिए, ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका इसमें जो है कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है, इन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग में जो है सबसे पहले ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग में जो है मेडल जीती थी। इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो इसका जो है, और ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में जो हुई थी इसी में जो है इन्होंने भाग लिया था, और इन्होंने जो है जीत हासिल की थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 68। ब्रॉन्ज कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ब्रॉन्ज के बारे में जो है दिए गए हैं, नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में आपको आंसर इसका बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को।
आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए एक एक लाइन जो है इसका इम्पोर्टेंट है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शंस को भी जो है विशेष ध्यान रखेंगे। जो भी ऑप्शंस पूछे जाते हैं ऑप्शंस का जो है ध्यान रखेंगे कि सेम ऑप्शन जो है रिपीट होते हैं, थोड़ा सा घुमा कर हो सकता है लेकिन लगभग सेम ऑप्शन जो है रिपीट होते हैं सीटेट की परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जो है कांसा के विषय में जो है क्या है कि आदिवासी लोग जो है 1000 साल से ये उपयोग करते रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से जो है इसका दूसरा भी प्रश्न आता है और ये कथन जो है बार बार दिया गया है, ठीक है। ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है, नहीं पीला नहीं होता है, ठीक है, आपने देखा है कांसा किस प्रकार से होती है। ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, तो इसमें जो है तांबा और जिंक, तांबा, देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है गलत दिया गया है कि कॉपर, तांबे और जिंक नहीं बल्कि तांबा और टीन, ठीक है, तांबा और टीन के मिश्रण से जो है कांसा बनता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तांबा और टीन के मिश्रण से जो है क्या बनता है, कांसा बनता है, जिंक से नहीं बनता है, तो ये भी गलत है। ब्रॉन्ज के बनाने में उपयोग किया जाने वाले धातु तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं, यह सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी सही दिया गया है, बी और सी गलत दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 69 है, इसमें कूट नहीं दी गए हैं, 4 ही ऑप्शन से देख लेते हैं क्या होगा इसका। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए परिवार के संबंध में क्या सही है देख लेते हैं। परिवार जो है हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सब जो भी इंसान जो है अपने जीवन में कर रहा है वो खुद के लिए कम और अपने परिवार के लिए जो है अधिक कर रहा होता है, और परिवार से ही जो है, परिवार ना रहे तो जीवन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम सभी जो है एक परिवार से, अपना अपना परिवार होता है सबका, अपने अपने लोगों से जो है हम जुड़े हुए रहते हैं और उन्हीं के लिए जो है हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए रहते हैं। और परिवार में ही जो है हर कोई जो है जन्म के बाद जो है पलता बढ़ता है और परिवार में रहता है और बहुत कुछ सीखता है, जीवन में आगे बढ़ता है, लक्ष्य की प्राप्ति करता है, और जो प्यार मिलता है परिवार के सदस्यों से वो बहुत ही जो है कीमती होती है, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न पर, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस हैं। एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, तो परिवार में जो है क्या जो रक्त संबंधित जो जो व्यक्ति हैं क्या वही रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब शादी होती है तो अलग जो रक्त संबंधित जो होते हैं, यानी कि जैसे कि किसी कोई एक लड़का का शादी हुआ तो उनका जो शादी होता है जो लड़की से, वो जो है किसी और रक्त संबंध से वो जो है संबंधित है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही रक्त संबंध के लोग जो हैं एक परिवार में रहते हैं, अलग भी रक्त संबंध के लोग जो हैं आकर परिवार में शामिल होते हैं, सदस्य बनते हैं और उन्हीं के साथ जो है आगे हमारा परिवार बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये गलत है। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता है, दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते, नहीं, एक अभिभावक के साथ जो रहते हैं बच्चे उनको भी वो भी एक परिवार ही होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, बिल्कुल सही है। परिवार के संदर्भ में जो है कोई भी एक आदर्श परिवार है उसका जो है लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना एक मेंटालिटी होता है, मानसिकता होता है एक आदर्श परिवार के प्रति, तो वो जो है अपने तरीका से जो है उसे परिभाषित करते हैं, अपने तरीका से बताते हैं, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन 4 इसमें, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है, तो देखिए मौसम के अनुसार से जो है लोग क्या करते हैं कि काम की तलाश में निकलते हैं,
जैसे कि बारिश के दिनों में जो है धान की रोपनी होती है, तो इस सब के लिए जो है जैसे इन्हें भी जैसे कहा जाता है, जो किसान जो होते हैं वो मौसमी बेरोजगार से पीड़ित होते हैं। सिर्फ उस पर्टिकुलर मौसम में ही जो है उनको जॉब मिलती है, काम मिलती है, और बाकी समय में जो है उन्हें कोई काम नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें जो है उनकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, उन्हें जो है पैसों का बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि जो भी लोग जो है नए काम की तलाश में लोग जो है निकलते हैं, मौसमी आगमन कहलाता है। तो नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आगमन क्या कहलाता है? ऑप्शन है विस्थापन, ऋतु प्रवास, आप्रवास, खानाबदोशी। इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, तो जैसे ही जो है काम, जैसे धान का रोपनी का एग्जांपल दिया मैंने, तो धान का रोपनी जो है स्टार्ट हुआ, तो उस मौसम में जो है, जैसे बारिश का मौसम होगा तो उस मौसम में जो है लोग काम की तलाश में लग जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित पहेली का हल कीजिए। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो देखिए ये जो है एक पहेली है, और ये चिड़िया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं फाख्ता, कोयल, कबूतर, बसंत गौरी। इसमें कहा गया है रंग सलेटी पंजे गुलाबी। ठीक है, तो किसके होते हैं? इसी से आप पहेली से जो है मिला लेंगे। ठीक है, रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटुर गु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल है। तो देखिए इसका जो घोंसला होता है इस चिड़िया का, वो जो है घर में ही ये बनाते हैं। ठीक है, घर में ही जो इस सब का घोंसला होता है, और अधिकतर चिड़िया का जो घोंसला हम देखते हैं पेड़ों पे मिलते हैं, लेकिन इनका जो है होता है ये घर, हम जो घर में रहते हैं हम लोग उसी घर में जो है कहीं पे एक कोना में जो है ये लोग अपना घर भी बनाया हुआ रहता है, यानी कि घोंसला बनाया हुआ रहता है, और ये जो है गुटुर गु करते रहता है, शोर मचाता है। ठीक है, तो ये कौन सा पक्षी है? तो यह है कबूतर। आपने मिलाया होगा, आप यदि आपके एरिया में कबूतर दिखते होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो है बिल्डिंग्स में ही जो है कहीं खिड़की के पास, कहीं कोने में जो है ये क्या करते हैं कि अपना घोंसला बना लेते हैं, और वहीं पे जो है ये रहते हैं। तो कबूतर हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए मधुमक्खियों के बारे में क्या क्या दिए गए हैं, इसको जो है 4 ऑप्शंस हैं, इसको पढ़कर आपको कूट में सही कथन को का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। मधुमक्खी और उनके छत्तों के विषय में दिया गया है, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। बिल्कुल सही है, छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है, और जो होते हैं वो मादा मक्खियां होती हैं, और लेकिन नर मधुमक्खियां जो है बहुत, इनकी संख्या कम होती है, तो कुछ ही होती है, तो ये सही है। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही है, एक रानी मक्खी होती है छत्ते में जो अंडे देती है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती है? नहीं, छत्ते बनाने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो रानी मक्खी और अन्य मादा मक्खियों की होती है। नर मक्खियों का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। और देख लेते हैं, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं, और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। ये भी गलत है, नर मधुमक्खियां रस की खोज में नहीं जाती, बल्कि मादा मधुमक्खियां जो है रस को खोजती हैं और फूलों के चारों ओर नाचती हैं। ठीक है, रस को खोजने के लिए, और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती है। तो देखिए ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सही है, तो केवल ए और बी एक में दिया गया है, एक सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे इसी तरह के जो है हमने बहुत से वीडियोज अपलोड कर दिया है CGP और EVS से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने 2021, 18 का, 22 का,
23 का सभी पेपर जो है सॉल्व कर लिया है और आगे जो है 2024 का पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज जो है ये वीडियो जो है प्लीज किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और जो भी आपके दोस्त रिलेटिव्स जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर कीजिए। तो आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है? तो खेलकूद का लक्ष्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता, भावनात्मक परिपक्वता। तो देखिए खेल कूद करने के पीछे लक्ष्य यही होना चाहिए, उससे जो है बच्चों का डेवलपमेंट हो, उसका जो है शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो। ठीक है, तो भावनात्मक परिपक्वता यह जो है लक्ष्य है इसका। मानसिक सतर्कता ये भी है, संरचनात्मक सामाजिक क्षमता ये भी है। लेकिन बच्चे जो है समूहों में एक दूसरे से खेलते हैं तो वे जो है सामाजिक क्षमताएं उनमें विकास होती है, बात करने की, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की। ठीक है, जीतना इसका लक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ जीतना इसका लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे जो मुख्य लक्ष्य होते हैं वो जो है डेवलपमेंट होता है, सभी तरह का जो है विकास, सामाजिक आर्थिक, आर्थिक नहीं, सामाजिक और मानसिक और भावनात्मक। बड़े स्तर पर देखा जाए तो आर्थिक भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 74। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत जो है ताजे जल उपलब्ध है पृथ्वी पर? तो इस ऑप्शन है 1.2%, 5.2%, 2.7%, 3.27%। तो देखिए इसका जो है 2.7% जो है, यानी कि 2.7% ताजे जल का जो है प्रतिशत है पृथ्वी पर उपलब्ध है। ठीक है, 2.7%। आगे देखते हैं क्वेश्चन 75 है। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी बीज से बनाए जाते हैं? बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीजें से बनाए जाते हैं? तो यह जो है बनाए जाते हैं लौकी से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 लौकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलिएगा। और एक वीडियो और इस पेपर का आएगा ईवीएस से संबंधित, और जिसमें हम 76 से 90 तक के प्रश्नों को कर लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। लिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने बहुत से वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, जो कि सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर हैं। 2021 का ऑनलाइन पेपर 21 का, 22 का, 23 का और साथ में जो है ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए थे वो सभी भी जो है अपलोड कर दिए गए हैं। और अब जो है 2024 के पेपर बचे हुए हैं इन्हें भी अपलोड कर दिया जाएगा। और जो पिछले वीडियोज हैं कुछ 2011 से लेकर 2024 तक का हम लोग का टारगेट है, जिसमें हमने जो है 2014-15 का पेपर अभी बाकी है और 16-17 का भी। ठीक है, तो ये सभी पेपर भी हम आपको करा देंगे ताकि आपके लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल हो जाए, आपकी परीक्षा जो है अच्छी जा सके। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्वेश्चन है, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन से आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो सीखने के रूप में आकलन के लिए जो है अवसर प्रदान करता है आत्म प्रतिबिंबी, सही है। सहकर्मी आकलन सही है। योगात्मक आकलन नहीं होगा। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि, यह भी सही है। तो देखिए तीनों जो है सही है, योगात्मक आकलन नहीं होगा इसमें। तो EVD इसका करेक्ट आंसर है। EVD ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 77 है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यक्रम में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। तो कक्षा 5 के छात्रों के लिए जो है ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है खुद, घर, स्कूल, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो कक्षा 5 में जो है क्या शामिल होना चाहिए?
पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय, क्योंकि इस जो कक्षा 5 के बच्चे होते हैं वो जो है इस बारे में अब समझने में सक्षम हो गए रहते हैं कि पड़ोस का और समुदाय का जो है क्या भूमिका होती है और किस तरह से जो है उन्हें समाज में रहना चाहिए, किस तरह से जो है उन्हें उनका जो है समाज के साथ जो है विकास हो सकता है, समाज में जो है किस तरह से उन्हें रहना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सभी जो है बच्चे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 78 है, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है वह है। देखिए कौन सा वो आकलन है जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है। तो ऑप्शन है पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, रूब्रिक, संचयी रिकॉर्ड। तो ये जो है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जो है बच्चों का जो है सभी जो है रिकॉर्ड इसमें आ जाता है, ठीक है, वो क्या कार्य कर रहा है और उतना ही समय अवधि में जितना जो है समय होता है, ठीक है, और जो भी उसका द्वारा जो गतिविधियां किया गया है सभी वो जो है इसमें इस आकलन में आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 1 पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 79 है, ईवीएस के एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि। तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है चैनल पर। तो ईवीएस जो है एकीकृत विषय है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार ईवीएस के पेडागोजिकल सेक्शन में जो है आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो टिक कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ईवीएस के एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है तो क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। इसमें ईवीएस के अध्ययन के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया है, इसलिए यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। यह गतिविधि प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। देखिए इसे जो है एकीकृत विषय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं सभी जो है इसके अंतर्गत एक ही विषय में आ जाती है। ईवीएस में जो है ये सभी विषय आ जाते हैं, तो इसी कारण से जो है इसे एकीकृत विषय कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 79 हो गया है, क्वेश्चन 80 देख लेते हैं। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? तो ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, पर्यावरण, माता पिता। तो ईवीएस सीखने के लिए जो है सबसे प्रमुख जो है किसका जो कौन सा जो है माध्यम होना चाहिए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। कोई भी शिक्षक है उसको जो है पढ़ाते समय पर्यावरण से जोड़कर जो है चीज़ों को सिखाना चाहिए और उनके जो अनुभव है, जो बच्चों का अनुभव है उसे जोड़कर और पर्यावरण के चीज़ों से उदाहरण लेकर पर्यावरण के साथ जो है पर्यावरण के विभिन्न चीज़ों का जो है नाम लेकर गतिविधि उनके साथ कराकर उनकी पर्यावरण की अनेक चीज़ों का जो है इस्तेमाल करके गतिविधि कराया जा सकता है ईवीएस को सिखाने की प्रक्रिया में, ठीक है। तो पर्यावरण जो है सबसे प्रमुख माध्यम बन सकता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस का जो है विषय क्यों रखा गया है, ये क्यों जो है शुरू किया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। पर्यावरण के महत्व की सराहना करें, विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें, पर्यावरण से संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चे को शामिल करें। तो देखिए क्वेश्चन में जो है पूछा गया है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? तो न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जो है चीजें हैं, जो जानवर हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सभी चीजों को लेकर जो है समग्र रूप से जो है समझ बनाने के लिए, ठीक है, और
सभी प्रकार के जीवन के बारे में जो है पर्यावरण के महत्व को जो है समझाने के लिए जो है इसे सराहना करें। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 82। थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थी को, तो देखिए थीम पौधा जो है यानी कि ईवीएस में जो है थीम बनाए गए हैं, विषय इसमें नहीं होते हैं। 6 थीम है जिसके उपथीम भी है, ठीक है। तो इसमें जो है पौधा यानी कि पौधा विषय पढ़ाया गया। तो उसमें पढ़ाने के बाद जो है मीना एक शिक्षिका है, उन्होंने क्या किया कि विद्यार्थियों को जो है पार्क में लेकर वो गई भ्रमण के लिए, ठीक है। तो इससे विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। थीम याद रखने में मदद मिलेगी। तो देखिए थीम को याद रखने के लिए जो है उन्होंने जो है वो पार्क में लेकर नहीं गई है मीना जो शिक्षक है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सह संबंध करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही। ऑप्शन जो है इसमें सबसे उपयुक्त है ऑप्शन 3। इसमें जो है कहा गया है कक्षा के अधिगम को, यानी जो भी पढ़ाया गया पौधों के बारे में जो भी पढ़ाया गया वो जो है उसे वास्तविक रूप से जो है वो पार्क में उसे देख रहे हैं और उसे जो है दोनों का जो है संबंध जो है बनाकर वो चीजों को समझ पाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए जो है वो क्या करते हैं कि उन्हें जो है पार्क में लेकर जाती हैं पौधा विषय पढ़ाने के पश्चात। इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन 83 है, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? तो यहाँ पे देखिए जयंती जो है वो मानचित्र जब उसने देखा तो वे जो है वो अपने मित्र से कह रही है कि नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। तो जयंती क्या कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन है वास्तविक जीवन अनुभवों को कक्षा गतिविधि से संबंधित करना, कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। देखिए वो जो है उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है इसमें, ठीक है। क्योंकि वे जो है जो अपना जो कार्य करती है, जैसे वो जाती है वहाँ पे सब्जियां बेचने, उसे जो है वो देख रही है कि वहाँ पे चिंतन कर रही है, सोच रही है कि वहाँ पर जो है मैं जाती हूँ तो वहाँ पर जो है कोई रेखा नहीं बना हुआ है। तो अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, वो अपने परिवेश के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रख रही है बल्कि नक्शे के प्रति जो है उसकी जिज्ञासा है, तो ये गलत हो जाएगा। अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना, बिल्कुल सही। वो जो है अवलोकन कर रही है, ठीक है, नक्शे का अवलोकन कर रही है और उस पर जो है चिंतन कर रही है और वो तर्क भी कर रही है। तो इसमें जो है बी और डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 84 है, दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी के जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं, यह तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणवीर कहता है, नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? तो देखिए बच्चे जो है अलग अलग तर्क दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो वे जो है कोई कह रहा है कि पूर्णिमा का चांद जो है मेरी माँ की रोटी के जैसा है। कोई कह रहा है कि ये नहीं, ये तो है तेल में तली पूरी के जैसा है। लेकिन रणबीर कहता है कि नहीं, तुम तो दोनों गलत हो। मैंने जो है आकाश में फुटबॉल उछाली है, वो इसके जैसा है, ठीक है, चांद जो है ऐसा है। तो किस जो है विकास को सूचित कर रहे हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा, संवेगात्मक। तो देखिए भावात्मक कुछ इसमें नहीं है, कोई भावना इसमें नहीं है। मनोप्रेरणा प्रेरणा का भी कोई बात नहीं है, संवेगात्मक भी नहीं है। संज्ञानात्मक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। वो सोच रहे हैं, चिंतन करके बोल रहे हैं कि जो है ये जो है ऐसा दिखता है, वो आकार को जो है एक
सोचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 1 सही है, संज्ञानात्मक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो पर्यावरण अध्ययन अध्ययन की प्रकृति को जो है कौन सा जो है सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है स्थायी, एक दिशा विषयक, वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य। ये जो है पर्यावरण अध्ययन जो है ये स्थायी कुछ इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक दिशा नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो ये जो है अनुभवजन्य सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अनुभवों को जोड़कर जो है पढ़ाया जाता है, और अनुभव जो पर्यावरण से संबंधित हमारे अनुभव होते हैं उन्हें जो है हम जोड़कर इस चीज में पढ़ रहे होते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को जो है अनुभवजन्य के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो है क्या हुआ है कि जया एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन्हें बहुत भूख लगी थी, वो जो टिफिन लेकर आई थी उन्होंने खा लिया, ठीक है, उनका पेट भर गया। लेकिन उस दिन जो है क्या था, स्कूल में जो है स्कूल का स्थापना दिवस था, इसी अवसर पर जो है उस दिन को जो है अच्छा से मनाया जा रहा था, जिसमें जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, और मिठाई का पैकेट देखकर जो है उसके मुंह में पानी आ गया। तो कौन सा जो है पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन से देखिए, अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनानुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन, अनानुकूलित उद्दीपन। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रतिक्रिया, ठीक है, क्योंकि मिठाइयों वो जो है उसका पेट ऑलरेडी भर चुका था, लेकिन फिर भी उसे देखकर, मिठाई देखकर जो है उसे और जो है भूख लग गया, ठीक है, और जो है वो खाने की उसमें इच्छा उत्पन्न हो गई। ये क्या हो गया? अनुकूलित प्रतिक्रिया। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 87 है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छू कर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें जो है कूट में आंसर आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था कि कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छू कर बताना था। यानी कि पौधे की विशेषता जो है वहां पे बताया गया है, और उन्हें जो है छू कर बताना था कि ये विशेषता जो है किस पौधे से जो है मेल खाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस खेल को आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, ठीक है, इसमें क्योंकि जो है विशेषता पहले बता दिया गया है, और उसके पश्चात जो है उन्हें छू कर बताना है कौन सा ये विशेषता जो है किस पौधे से जो है मेल खा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचानना। बच्चों को पहचानने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि पौधों को पहचानने के लिए किया जा रहा है, ताकि बच्चे जो है पौधों के बारे में जान सके। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषता से अवगत कराना, बिल्कुल सही। ये इसका उद्देश्य है कि खेल खेल के माध्यम से जो है बच्चों में जो भी हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं इनके बारे में जो है वो जान पाए, ठीक है। तो पौधों के विशेषताओं से अवगत कराने के लिए ऑप्शन भी सही है। बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना विकसित करना, बिल्कुल सही है। बच्चों के जो है खेल द्वारा बच्चे बहुत उन्हें आनंद प्राप्त होता है, और सामूहिक तौर पर जो बच्चे खेलते हैं तो सामूहिकता का जो भावना है उसमें विकसित होता है। ये भी सही हो जाएगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना, प्रतिस्पर्धा नहीं, ये गलत हो जाएगा। कंपटीशन के द्वारा जो है बच्चों कंपटीशन का भावना जो है उत्पन्न करना या उसके द्वारा सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें बी और सी सही है। बी और सी ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 88। तो सही कथनों को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं और नीचे जो है कोट दिए गए हैं जिसमें आपको करेक्ट आंसर बतानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो सही कथन या कथनों को चुनिए, तो एक भी हो सकता है अनेक भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। तो देखिए एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस की शिक्षण को निर्धारित करता है। नहीं, कक्षा 1 और 2 में जो है ईवीएस का पुस्तक अलग से नहीं है। ठीक है, इसमें जो है भाषा और जो गणित विषय है इसी के अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, तो ईवीएस का जो इसमें जो है पोर्शन इसी में आ जाती है, मैथ और भाषा के विषय में। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। कक्षा 1 से 3 के लिए जो है ईवीएस शिक्षण को निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। बिल्कुल सही है। इसमें जो है ईवीएस का कोई अलग से पाठ्य पुस्तक जो है नहीं दिया गया है वातावरण को पढ़ाने के या समझाने के लिए। ठीक है, इसमें जो मैथ है और मैथ और लैंग्वेज वाला जो है भाषा, इसी में जो है भाषा के विषय में जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को जो है उसी में जोड़ दिया गया है। जैसे कि चिड़िया 10 दे दिए गए और बच्चों से पूछा गया है कि कितने चिड़िया हैं, तो बच्चे इसी के माध्यम से जो है चिड़िया को पहचान लिए। पत्ते दे दिए गए हैं और पत्तों को जो है मिलाना है। उसी प्रकार के जो है प्रश्नों के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है कक्षा 1 और 2 में। तो ये सही है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। नहीं पढ़ाई जाती है। मैंने अभी भी कहा ईवीएस यह विषय है जो केवल कक्षा 4 और 5 कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। नहीं, 3, 4, 5 को। ठीक है, हाँ 3 को भी पढ़ाया जाता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसमें जो है सही दिया गया है सिर्फ बी। ठीक है, तो कूट में आंसर देना था, केवल बी इसमें दिया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में मूल्य द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है। तो जो मानचित्रण जो है संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ हो जाए, कौन सी कक्षा में आरंभ होती है? तो यह होती है कक्षा 3 से। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, कक्षा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90। विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते हुए सम्मिलित किया गया है जिससे कि, यानी कि विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते हुए सम्मिलित किया गया है जिससे कि, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव को उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। ठीक है, और देख लेते हैं ऑप्शंस। उन्हें एक समग्र और समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, विद्यार्थियों को पौधों और जीवों के विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो यहाँ पे देखिए कूट दिए गए हैं। ठीक है, कूट में जो है आपको करेक्ट आंसर इसमें बतानी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते हुए सम्मिलित किया गया है, यानी कि परिवार और मित्र जो विषय है उसमें पौधा और जीवों के बारे में जो है शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? तो इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव को उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। बिल्कुल सही। मानव के साथ जो है पौधों के साथ कैसा संबंध है? जैसे मानव जो है जीवित है तो पौधा के जो पौधों से जो उसे ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, ठीक है, उससे जीवित है। दूसरा है कि पौधों से जो है हमें खाने के लिए फल भोजन सब कुछ मिल रहा है, उससे जीवित है। ठीक है, और जो जैसे कि जानवर है उससे किस तरह से हम जो है संबंधित है, तो उन जो अन्य जीव है उनसे जो है किस तरह से संबंधित है, ठीक है, वो जानने के लिए। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। उन्हें एक समग्र एवं समकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। बिल्कुल सही। समग्र रूप से जो है जान सके किस तरह से जो है कौन चीज जुड़ा हुआ है, किस तरह से जो मनुष्य पौधे जुड़े हुए हैं, मनुष्य और जीव जानवर जुड़े हुए हैं, ये सभी। तो ये भी सही है। उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। बिल्कुल सही, ये भी सही है। विद्यार्थियों को पौधे और जीवों में विभेदन करने की
सिर्फ योग्यता का विकास करने के लिए नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ABC सही है, इसमें ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। तो देखिए हमने जो है 1 फरवरी 2023 के पेपर को कंप्लीट कर लिया है। तो जितने भी वीडियोस थे जो अपलोड हो चुके हैं, उससे प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सीटी जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट पेपर को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।